नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पिछले वीडियो के सवाल से। तो पीछे वीडियो का सवाल था कि हाल ही में ऑनलाइन रोगी फीडबैक प्रणाली किस संगठन ने शुरू की है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चार विकल्प दिए थे इसमें, एम्स, ईएसआईसी, नीति आयोग या फिर आईसीएमआर ने। तो ये संबंधित था, संगठन शुरू किया गया था ईएसआईसी ने। क्योंकि हाल ही की बात है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देश भर के अपने सभी अस्पतालों और औषधालयों में एक केंद्रीकृत ऑनलाइन रोगी फीडबैक प्रणाली, जो कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पेशेंट फीडबैक सिस्टम, ये इंग्लिश में बोलते हैं, शुरू की है इसने। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो आज का सवाल है हमारा कि आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। चार विकल्प है, 1 जून को, 4 जून को, 12 जून को या फिर 20 नवंबर को। तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 4 जून को। सही विकल्प हो जाएगा 4 जून। इस दिवस के अगर मेन उद्देश्य की बात करें तो ये इसका उद्देश्य होता है कि युद्ध, हिंसा और संघर्षों से प्रभावित बच्चों के दर्द को पहचानना तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाना। और यह दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1982 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है, प्रशांत कुमार को, राजीव कृष्ण को, मुकेश सिंह को या फिर आलोक शर्मा को। तो ये किया गया है, अभी हाल ही की बात है, राजीव कृष्ण को ये नियुक्ति हुई है, राजीव कृष्ण की। और ये है राजीव कृष्ण, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जो कि राजीव कृष्ण को हाल ही में उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी बात करें अगर, तो ये 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि मई में उनकी नियुक्ति की घोषणा भी की। वहीं पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में उन्हें नियमों के अनुसार कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। इससे राज्य में कई वर्षों से चल रही कार्यवाहक मतलब डीजीपी की व्यवस्था समाप्त हो गई है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनआरआई ग्राहकों के लिए भारत का पहला यूएसडी डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। चार विकल्प है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक, इसने ये जो कि लॉन्च किया है। सही विकल्प हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। इसने जो कि वीजा के साथ साझेदारी करके गिफ्ट सिटी गुजरात से एनआरआई ग्राहकों के लिए भारत का पहला अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्गीय डेबिट कार्ड लॉन्च किया। और यह कार्ड, जो कि यूएसडी ग्लोबल सेविंग अकाउंट से जुड़ा है और डॉलर में सीधे भुगतान की सुविधा देता है। इसी तरह से कुछ और बातें थी, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। वहीं बीओबी ने, जो कि जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की थी। यस बैंक ने भी, जो कि एमडी एंड सीईओ का पदभार, जो कि विनय टोनसेन ने संभाला था इसमें। वहीं बीओबी ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म, जो कि बाप समान, भी शुरू किया था। तो ये कुछ बातें थी बैंकों से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा। चार विकल्प है,
गुवाहाटी में, अगरतला में, शिलांग में या फिर इम्फाल में। तो ये किया जाएगा शिलांग में। सही विकल्प हो जाएगा शिलांग। उत्तर पूर्वी जो कि परिषद का 73वां पूर्ण सत्र 4 जून जो कि 4 जून को शिलांग मेघालय में आयोजित किया जाएगा और इस बैठक की अध्यक्षता जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो कि विकास, पर्यटन, कृषि, बुनियादी ढांचे, नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनजातीय विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो 4 विकल्प है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर जगदीप धनखड़ ने। तो ये क्या है? द्रौपदी मुर्मू ने। 3 जून को जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं और परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में भी जो कि 75 स्पेस लैब्स और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में जो कि ट्रेनिंग फैब का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है तरुण चौधरी को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से तरुण चौधरी। और ये हैं तरुण चौधरी जिनकी हम बात कर रहे हैं। एयर मार्शल तरुण चौधरी ने जो कि 1 जून को भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख का पदभार संभाला और उन्होंने एयर मार्शल जो कि बालकृष्ण मणिकांतन का स्थान लिया है। ये उनके बाद इस पद पर आए हैं। इन्हीं के जैसे कुछ और नियुक्तियां थी जिसमें जान लेंगे, क्योंकि अजय कोचर को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं अगर देखें तो डीआरडीओ का अध्यक्ष जो कि राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया और यूआईडीआई का जो कि मुख्य कार्य अधिकारी जो कि कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। ये कुछ नियुक्तियां हैं। जैसे और है, और देखा था हमने कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोइज को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूपीएल समूह की कंपनियों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को किस संस्था ने मंजूरी दी थी? 4 विकल्प दिए थे इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या फिर नीति आयोग। सही विकल्प था इसमें से, सही विकल्प हो जाएगा सीसीआई, मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जो कि यूपीएल समूह की कंपनियों के पुनर्गठन मतलब स्ट्रक्चरिंग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं इस पुनर्गठन के तहत यूपीएल के भारत और वैश्विक फसल सुरक्षा जो कि व्यवसाय को एक नई कंपनी संरचना में स्थानांतरित किया जाएगा। बात करें अगर यूपीएल की, तो ये दुनिया की प्रमुख कृषि समाधान कंपनियों में से एक होती है जो कीटनाशक, बीज, जैव समाधान, सूक्ष्म पोषक तत्व और फसल सुरक्षा उत्पाद बनाती है। वहीं इस पुनर्गठन का मेन उद्देश्य अगर देखें तो कंपनी के विभिन्न व्यवसायों को एक बेहतर और अधिक प्रभावी ढांचे में संचालित करना है और सीसीआई का जो कि काम यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनियों के विलय, अधिग्रहण, पुनर्गठन से बाजार में जो प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और इसलिए इस प्रकार के बड़े कारपोरेट जो कि कॉर्पोरेट सौदों को सीसीआई मंजूरी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 जून को किस देश ने अपना 80वां गणतंत्र दिवस मतलब राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो 4 विकल्प दिए थे इसमें, फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर स्पेन ने। तो ये मनाया है इटली ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से इटली।
और यह दिवस जो कि 1946 में हुए ऐतिहासिक जनमत संग्रह की याद में मनाया जाता है, जब इटली की जनता ने राजशाही को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। वहीं इस अवसर पर जो कि राजधानी रोम में भव्य समारोह आयोजित किए गए। राष्ट्रपति जो कि जॉर्जिया मटारेला ने अज्ञात सैनिक के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सैन्य परेड का आयोजन भी किया गया। और इतालवी वायुसेना की जो कि टीम ने आकाश में हरे, सफेद और लाल रंग का धुआं छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज का शानदार प्रदर्शन भी किया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसे शॉर्ट में VVP बोलते हैं, इसका शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया है? 4 विकल्प है। तो ये शुरू किया गया, क्योंकि इसका शुभारंभ किया गया है माय भारत के द्वारा। माय भारत ने जो कि विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 शुरू किया और इस कार्यक्रम का जो कि मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और ग्रामीण विकास को मजबूत करना, ये इनका जो कि मेन उद्देश्य था। और इस कार्यक्रम के तहत देश भर से चुने गए 500 युवा स्वयंसेवक एक सप्ताह तक सीमावर्ती गांव में रहकर स्थानीय लोगों के साथ वहां के काम करेंगे और वे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास सर्वेक्षण और जागरूकता गतिविधियों में भी भाग लेंगे। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? 4 विकल्प है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो ये प्राप्त किया है पंजाब ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से पंजाब। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो कि देश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं पंजाब ने केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ा है, जिसमें यह सफलता स्कूलों के बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार के कारण मिली है। और जो कि ये राज्य सरकार ने स्कूलों में बेहतर भवन, स्मार्ट कक्षाएं, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक जैसे पढ़ाई के स्तर में काफी सुधार किए, विशेष ध्यान दिया उन पे, जिसमें रिपोर्ट में कक्षा 3 के बच्चों की भाषा और गणित की दक्षता सहित कई मानकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया। और वहीं यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में पंजाब इस सूची में 27वें स्थान पर था, लेकिन शिक्षा सुधारों के कारण अब वह पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हरियाणा में स्मार्ट सिटी क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कब से शुरू होगा? 4 विकल्प है इसमें। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों की लगी हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति IAS ऐप, जिसे डाउनलोड कर लें। वहाँ आपको पूरा सिलेबस मिलेगा और डेली MCQs, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।